हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिंपल टिश्यू पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन आता है? जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। जाइलम और फ्लोएम इसमें आ जाता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या है? द कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ऐसा टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा तरह की सेल से बना हो तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाता है। और ये सेल साथ में काम करती हैं। साथ में इसमें कौन कौन आएगा? जाइलम और फ्लोएम आएगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक से ज़्यादा तरह के मेंबर्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे जाइलम की बात करें तो जाइलम फंक्शन एज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स ऑल्सो। तो वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए जाइलम का यूज़ होता है। कहाँ से? रूट टू स्टेम एंड लीव। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। 4 तरह के एलिमेंट से बना होता है ये। कौन कौन है वो? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। इन सभी में ट्रैकेट भी डेड होता है, वेसल भी डेड होता है, जाइलम फाइबर भी डेड होता है। सिर्फ अकेला जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होता है, बाकी सारे डेड होते हैं। 4 में से 3 डेड होंगे, बाकी एक ही लिविंग होता है बस। जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होते, ये पॉइंट याद रखना है। जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होते, कुछ को छोड़कर, जैसे एफेड्रा, नेटम और वेलविशिया। ये 3 मेंबर ऐसे हैं जिम्नोस्पर्म के जिसके पास वेसल्स होते हैं, बाकी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते। तो एफेड्रा, वेलविशिया और नेटम, इन तीनों में जिम्नोस्पर्म होते हुए भी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकेट्स जो एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती है। अब ट्यूब लाइक सेल्स है तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी। अब इनके जो वॉल्स होती हैं वो लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड वॉल्स हैं और टेपरिंग एंड है। टेपरिंग एंड का मतलब होता है ये पॉइंटेड एंड जो दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम टेपरिंग एंड बोल देते हैं। तो टेपरिंग एंड है और लिग्निफाइड वॉल्स हैं। इनकी वॉल में लिग्निन डिपॉजिट हो चुका होता है और ये डेड होती हैं। जब डेड हैं तो इसमें प्रोटोप्लाज्म भी होगा नहीं। Inner layer of the cell walls have the thickening which vary in form। मतलब हो सकता है ये जो थिकनिंग बेसिकली ये जो डिपोजिशन होता है लिग्निन का, अब इसकी वजह से सेल वॉल जो होती है इनर साइड से कहीं से ऊपर हो जाती है, कहीं से थोड़ी सी नीचे रह जाती है। तो वो जो थिकनिंग डिफरेंस आ रहा है तो उसकी बात कर रहा है ये। इनर लेयर ऑफ सेल वॉल थिकनिंग इज वेरी इन फॉर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ट्रैकेट्स, वेसल्स रिमेन्स वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। फ्लावरिंग प्लांट कौन होता है? ये एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होते हैं मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स जो है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वेसल मेंबर से बनी होती है। जैसे ट्रैकेट्स एक से बनी होती थी, अब वेसल जो है वेसल मेंबर से मिलके बनी होती है। मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट है ये। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स। सभी के पास, इन दोनों के पास ही लिग्निफाइड वॉल्स देखने को मिलती है। एक लार्ज सेंट्रल कैविटी मिलेगी, जो खाली जगह मिल रही है इसमें, ये एक इसके अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी मिलेगी। वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वेसल सेल के पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। वेसल्स जो है कॉमन वॉल में परफोरेशन के द्वारा कनेक्ट होती है। कैसे? जैसे ये एक वेसल है और इस वेसल से दूसरे वेसल के बीच में जो कनेक्शन होगा वो एक परफोरेशन के द्वारा होगा, कुछ इस प्रकार से। तो ये परफोरेटेड कॉमन वॉल होगी और ये इसके द्वारा इससे कनेक्ट होगा। ये परफोरेटेड कॉमन वॉल यहाँ पे दिखाई दे रही है। परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। प्रेजेंस ऑफ द वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स की प्रेजेंस जो है एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 3 मेंबर बताए थे, नेटम, वेलविशिया और एफेड्रा, जिसमें जिम्नोस्पर्म होते हुए भी वेसल मिलेंगे। जाइलम फाइबर जो होते हैं वो हाईली थिकेंड होते हैं। थिकेंड वॉल्स इनके पास देखने को मिलेगी। ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमन। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है एकदम बंद, जैसे कि ये एक खाली ल्यूमन है, इसमें अगर कुछ भर दिया जाए प्रेशर के साथ तो ये एकदम ब्लॉक हो जाएगा। तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो इसका ल्यूमन भी कैसा हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ऑब्लिटरेट ल्यूमन। तो
तो ओब्लिटरेट ल्यूमन जनरली जो ल्यूमन एकदम से बंद हो चुका होता है, ब्लॉक्ड ल्यूमन जिसको बोलेंगे, तो वो ओब्लिटरेट ल्यूमन कहलाता है। तो ओब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमन हो गया। दीज में आइदर भी सेप्टेट और एसेप्टेट, ही सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम पेरेन्काइमा क्या है? ये अकेला लिविंग टिश्यू था। सेल्स आर लिविंग एंड थिन वॉल्ड, लिविंग है तो थिन वॉल्ड भी होगा। देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या करेगा? फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट और अदर सब्सटेंसेस, जैसे कि टैनिन को भी स्टोर करेगा। रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है। रेडियल कंडक्शन क्या होता है? जैसे ये जाइलम था जो कि ऊपर जा रहा है और इधर साइड में ये जाइलम हो गया और स्टेम का साइज ये है, तो इसको इस डायरेक्शन में भी कंडक्शन कराना पड़ेगा। तो ये कंडक्शन रेडियल कंडक्शन कहलाता है, जो चारों तरफ कंडक्शन कराता है। तो वो होता है जाइलम पेरेन्काइमा की मदद से, तो इसको हम रेडियल कंडक्शन बोल देते हैं। अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन, ठीक है, रेडियल कंडक्शन में हेल्प करता है। और ये हमें याद रखना है, पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होती हैं, तो इनको रे पेरेन्काइमेटस सेल्स भी बोलते हैं। अब प्राइमरी जाइलम जो है वो दो तरह का होता है। प्राइमरी जाइलम पहले तो जब बनता है जब उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट की, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे सेकेंडरी जाइलम बनेगा। तो प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी जाइलम बनेगा। और प्राइमरी जाइलम दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम पहले बना, मेटाजाइलम बाद में बना। प्रोटोजाइलम पहले बनेगा और मेटाजाइलम बाद में बनेगा। तो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट तो प्रोटोजाइलम कहलाएगा, और बाद में बना हुआ लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम तो मेटाजाइलम कहलाएगा। जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होगा। किसकी बात चल रही है? स्टेम की। तो स्टेम में क्या याद रखना है? प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एंड आर्च। तो हमें क्या याद रखना है इसमें? हम सेंड याद रख लेंगे। सेंड से क्या होगा? एस मतलब स्टेम और एंड मतलब एंड आर्च। स्टेम में एंड आर्च कंडीशन देखने को मिल रही है। हमें एंड आर्च और एक्सार्च प्रोटोजाइलम के रेस्पेक्ट में याद रखना है। अगर प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, मतलब सिंपल से शब्दों में कहें तो प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंड आर्च और प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्च। प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंड आर्च है और प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्च है। मतलब जो स्टेम होता है उसमें सेंटर की तरफ है प्रोटोजाइलम होता है तो ये एंड आर्च कहलाएगा। जबकि इसका उल्टा कर देंगे, रूट में पेरिफेरी साइड में प्रोटोजाइलम होता है तो वो एक्सार्च हो जाएगा। प्रोटोजाइलम लाइट ओवर द सेंटर, ठीक है। तो ये मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ पहुंच गया तो उसको एंड आर्च बोल देते हैं। रूट में क्या होगा? प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाइट ओवर द सेंटर, सच अरेंजमेंट नोन एज द एक्सार्च। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा यूजुअली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर प्लांट पार्ट्स। Phloem angiosperm is composed of sieve tube elements, companion cell, phloem parenchyma और phloem fiber। तो ये इसके पास भी चार मेंबर हैं। कौन कौन? सीव ट्यूब एलिमेंट लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, phloem parenchyma लिविंग है, अकेला phloem fiber डेड होता है। जाइलम मेंबर्स में सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग था, बाकी सारे डेड थे। यहाँ पे सिर्फ phloem fiber डेड है, बाकी सारे लिविंग हैं। हमें याद रखना है कि जो जाइलम होता है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट शो करता है। रीज़न क्या है उसका? क्योंकि वाटर का मूवमेंट रूट टू अदर प्लांट पार्ट्स ही होता है, जबकि जो phloem ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है। कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तो लीव्स से अदर पार्ट्स में आएगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन जहाँ पे फूड स्टोर हो चुका होता है वहाँ से दूसरी डायरेक्शन वापस लीव की तरफ या हम कहें स्टेम की तरफ चला जाता है। तो इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल शो करते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है। अब जिम्नोस्पर्म के पास
सीव ट्यूब नहीं थी तो जिम्नोस्पर्म के पास क्या होता है, एल्बुमिनस सेल्स होती है और सीव सेल होती है। हमें याद रखना है जिम्नोस्पर्म के पास एल्बुमिनस सेल और सीव सेल, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की जगह पे, क्योंकि इसके पास कंपेनियन सेल भी नहीं होती है और सीव ट्यूब भी नहीं होती है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग होंगे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं और कंपेनियन सेल के साथ जुड़े होते हैं। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर। सीव का मतलब होता है छलनी, छननी जिसको बोलते हैं, तो छननी या चलनी, इसको चलनी भी बोलते हैं और हिंदी में सीव ट्यूब को चलनी कोशिका भी बोलते हैं। सीव ट्यूब सेल चलनी कोशिका, तो ये हमें याद रखना है। सीव लाइक मैनर में अरेंज होगी, फॉर्म है सीव प्लेट, इसको हम सीव प्लेट बोल देते हैं। कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जैसे ये जो है ये एक सीव ट्यूब है, यहाँ से ये दूसरी सीव ट्यूब है, इसकी कॉमन वॉल जो है ये, इसमें परफोरेशन देखने को मिल रहा है, कुछ छलनी जैसी स्ट्रक्चर। अगर इसको मैं इधर बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है सीव लाइक मैनर में है, तो ये सीव प्लेट कहलाती है और इस पूरी ट्यूब को हम सीव ट्यूब बोल देते हैं। और अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इस साइड में कंपेनियन सेल देखने को मिल जाएंगी, ये कंपेनियन सेल्स हैं जो कि इसमें प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कराएंगी। ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस हो गया और ये अटैच किसके द्वारा होती हैं, तो इनके बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल, इनके बीच में एक कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कनेक्शन देखने को मिलेंगे। अब आगे देखते हैं और क्या है इसमें। देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड, सीव लाइक मैनर में होगा ये। मैच्योर सीव एलिमेंट पसेस द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। मैच्योर सीव एलिमेंट के पास साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी साइड में साइटोप्लाज्म होगा। पेरिफेरी साइड में इसका साइटोप्लाज्म होगा तो लार्ज वैक्यूल होगा, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। अब न्यूक्लियस नहीं तो इसको लिविंग होते हुए कौन कंट्रोल करेगा फिर इसको, तो कंट्रोल्ड बाय सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में ये जो दिखाई दे रही है ये कंपेनियन सेल है और ये जो दिखाई दे रही है ये सीव ट्यूब सेल्स हैं। सीव ट्यूब सेल्स हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट जिसको बोल देते हैं। और ये इसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, ये इसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। और ये सीव प्लेट्स हैं जो कि सीव लाइक मैनर में अरेंज्ड हैं, तो इसको सीव प्लेट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट इसमें कौन मिलेगा, मैच्योर सीव, ठीक है। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये हमें याद रखना है। कंपेनियन सेल एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट। अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड बाय द पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। अब ये यहाँ पे कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ये कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल दिखाई दे रही है, इनके बीच में ये पिट्स दिखाई दे रही है, ये जो है ये पिट्स हैं, इनके द्वारा ये कनेक्टेड होती हैं। अब जो पिट होते हैं वहाँ पे पिट्स में प्राइमरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल इज प्रेजेंट, जो कि वाटर के लिए परमेबल होती है, परमेबल फॉर वाटर।
यहाँ पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है, सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट। प्राइमरी वॉल सिर्फ प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी वॉल यहाँ पे एब्सेंट हुआ करती है। और क्या होगा इसमें, तो उससे क्या होगा, कंपेनियन सेल जो है प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती है इसमें। अब सबसे बड़ी बात, जब कंपेनियन सेल का ही न्यूक्लियस उसको जो सीव ट्यूब एलिमेंट है, सीव ट्यूब सेल एलिमेंट जो है उसको कैसे कंट्रोल कर पाती है, तो हमें याद रखना है सीव ट्यूब सेल्स, जो सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन सेल हैं, ये दोनों एक ही मदर सेल से बनी होती हैं। मदर सेल दोनों की कॉमन होती है, इसीलिए ये सिस्टर सेल्स कहलाती हैं। और क्योंकि ये सिस्टर सेल्स कहलाती हैं, इसीलिए ये ये कंपेनियन सेल इस सीव ट्यूब को कंट्रोल कर पाती है। कैसे कंट्रोल करेगी, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती है इसमें। प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने से क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करने से ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है। अब इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा हमें देखने को मिल रहा है। फ्लोएम पेरेन्काइमा कैसा होगा, एलोंगेटेड है। टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा में। अब टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। फ्लोएम पेरेन्काइमा के पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस भी होगा। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की होगी, पिट्स इसके पास मिल जाएंगे। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा नेबरिंग सेल्स में। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है कुछ मटेरियल भी स्टोर करते हैं, जैसे कि रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया, तो ये मटेरियल भी फ्लोएम पेरेन्काइमा के द्वारा स्टोर किया जाता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है वो मोनोकोट में एब्सेंट होती है। फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकोट में एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की। फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। बास्ट का मतलब ही हमें फ्लोएम याद रख लेना है, तो फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ये अकेला ही डेड होता है, बाकी सारे लिविंग थे। दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होंगी। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में ये बनती है। प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होगी, सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होती है। दीज आर मच एलोंगेटेड, अनब्रांच्ड, पॉइंटेड, निडल लाइक एपिक्स। तो ये कैसी है, एलोंगेटेड है, अनब्रांच्ड है, पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्स इसके देखने को मिल जाएंगे। सेल वॉल जो होगी फ्लोएम की, वो फाइबर इज क्वाइट थिक, फाइबर जो होगा इसमें थिक होगा मैच्योरिटी पे। दीज फाइबर लॉस देयर प्रोटोप्लाज्म, अभी जो है प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं अपना मैच्योर होने पे, बिकम डेड, और ये डेड हो जाएंगे। फ्लोएम फाइबर जैसे कि जूट में मिलेगा, फ्लैक्स में मिलेगा, हेम्प में मिलेगा, और कमर्शियली यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, पहले जो बना होगा वो प्राइमरी फ्लोएम कहलाएगा, और बाद में जो बनेगा वो कंसिस्ट ऑफ नैरो सीव ट्यूब, और जो बाद में, और वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोफ्लोएम। और जो बाद में बनेगा वो मेटाफ्लोएम कहलाएगा, और उसके जो सीव ट्यूब का साइज़ है वो बड़ा होगा। मतलब प्रोटोफ्लोएम पहले बना था, प्रोटोफ्लोएम पहले बनने के बाद उसके सीव ट्यूब का साइज़ नैरो होगा। मेटाफ्लोएम बाद में बना है और उसकी सीव ट्यूब का साइज़ बिगर होगा। ऐसा क्यों होता है, जब प्लांट का साइज़ छोटा था तो वहाँ पे नैरो साइज़ की ट्यूब लगाएगा, जब प्लांट का साइज़ बड़ा होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी होंगी, अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी तो उसके फुलफ़िल करने के लिए जो ट्यूब्स हैं उनका साइज़ भी बड़ा किया जाएगा। सेम कंसेप्ट किस में लगाया था, हमने जाइलम में लगाया था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। थैंक यू। नेक्स्ट है द टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम जो होता है वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाएगा टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या क्या होगा, डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू। अब टाइप ऑफ टिश्यू हमने पढ़ लिए, इसमें कितने तरह के टिश्यू आएंगे तो हम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे एपिडर्मल टिश्यू आ रहा है, ग्राउंड टिश्यू आएगा, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं। अब इन डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू को उनके लोकेशन के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से नाम दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू क्या है, सबसे आउटर मोस्ट होगा, कवरिंग करेगा साथ में। एपिडर्मल सेल्स इसके पास होंगी, स्टोमेटा होगा, एपिडर्मल अपेंडिजेस भी होंगी,
एपिडर्मल अपेंडेजेस में कौन कौन आ सकते हैं? ट्राइकोम्स किस में आ जाएंगे? स्टेम में। हेयर्स किस में आ जाएंगे? जैसे रूट हेयर्स होते हैं तो रूट के पास आ गए। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी जो उसकी सबसे बाहर की लेयर्स होती है वो एपिडर्मिस होती है। मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। ये एलोंगेटेड और कॉम्पैक्टली अरेंज सेल से बना होगा। कॉम्पैक्टली अरेंज क्यों? क्योंकि अगर उसमें गैप आएगा तो सारी चीजें लीक हो जाएंगी, तो इसलिए कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं। विच फॉर्म में कंटिन्यूअस लेयर, कहीं से भी ब्रेक नहीं होगी तो कंटिन्यूअस लेयर कहलाती है। फिर क्या होगा? एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मल सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स, स्मॉल अमाउंट इसमें साइटोप्लाज्म का होगा, थोड़ा सा अमाउंट होगा साइटोप्लाज्म का, जो कि लिविंग सेल वॉल लिविंग है। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी। लार्ज वैक्यूल देखने को मिल जाता है। तो एपिडर्मल सेल पेरेन्काइमेटस होती हैं, तो पेरेन्काइमा सभी जगह मिलेगा जनरली। साइटोप्लाज्म इसमें थोड़ा ही होगा। लार्ज वैक्यूल इसमें देखने को मिल जाते हैं। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर नेम्ड एज क्यूटिकल। क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाले वाटर लॉस से बचाती है। क्यूटिकल जो है रूट्स में एब्सेंट होती है, क्योंकि क्यूटिकल में पहले तो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, दूसरी बात वहां से एब्जॉर्प्शन करना होता है, तो वहां पे क्यूटिकल लगा भी नहीं सकते। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स की एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। स्टोमेटा क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ बीन शेप सेल्स नेम्ड एज गार्ड सेल। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीन शेप सेल्स दिख रही हैं, तो ये गार्ड सेल्स है। अभी गार्ड सेल बीन शेप दिखेंगी तो डाइकोट प्लांट होगा। अगर ये मोनोकोट दिखेंगी तो डंबल शेप होगा। ये डंबल शेप जो दिख रही है तो ये मोनोकोट में होती है। और डाइकोट किस में होगी? डाइकोट में क्या होगा? बीन शेप होगी। एनक्लोज स्टोमेटल पोर इन ग्रासेस guard cell are dumbbell shaped. Outer wall of guard cell is आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन। जो बाहर की लेयर है गार्ड सेल की वो थिन होती है। इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है। अब इसमें अरेंजमेंट एक माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो कि सेलुलोज के बने होते हैं। उसमें जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं उनका अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं, जिससे कि इसके ओरिएंटेशन की वजह से ये इजीली ओपन और क्लोज अप हो सकते हैं। ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं। कैसे होगा इसमें फिर? द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड इनर वॉल इज थिक। हाईली थिकेंड होगी। अब गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट भी होगा। गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन विसिनिटी होता है आसपास का एरिया जो होता है उसको विसिनिटी बोलते हैं। विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज। शेप और साइज में वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और वो बन जाएंगी फिर सब्सिडरी सेल। तो इसमें सब्सिडरी सेल कौन सी है? ये तो हो गई गार्ड सेल, ऐसे ये एक गार्ड सेल हो गई। अब इसमें सब्सिडरी सेल्स ये हैं, ये सब्सिडरी सेल्स हैं। हमें याद रखना है जो माइक्रोफिब्रिल्स बने हुए हैं ये सेलुलोज के होते हैं। माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज के बने होते हैं। सब्सिडरी सेल क्या करती हैं? स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल सराउंडिंग द सब्सिडरी सेल्स टुगेदर स्टोमेटल अपर्चर apparatus। तो स्टोमेटल अपर्चर और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स ये सब मिलके स्टोमेटल apparatus बनाती हैं। तो अगर स्टोमेटल apparatus को देखें तो उसमें कौन कौन मिलेगा?
स्टोमेटल एपरेटस, इसमें मिलेगा स्टोमेटल एपर्चर। स्टोमेटल एपर्चर बेसिकली स्टोमेटल ओपनिंग की बात की गई है। और कौन मिलेगा इसमें? गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। तो कौन कौन मिलेगा? स्टोमेटल एपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, तीनों मिलके स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। तो स्टोमेटल एपर्चर हो गया, जिसको स्टोमेटल पोर बोल दिया। ये गार्ड सेल दिखाई दे रही है, ये सब्सिडरी सेल्स दिखाई दे रही हैं। इन सबको मिला के स्टोमेटल एपरेटस बोलते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ लग जाएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर्स अ नंबर ऑफ हेयर। सेल्स जो है एपिडर्मिस की, उसके पास नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होंगे, जो कि एपिडर्मल सेल से बने होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एपिडर्मल सेल से बने होते हैं। क्या करेंगे? हेल्प करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में, मिनरल एब्जॉर्प्शन में। तो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं बेसिकली। जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जैसे हम पढ़ते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो सेम इसी तरह से रूट हेयर भी एपिडर्मल सेल से बने होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स कॉल्ड द ट्राइकोम्स। जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं वो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है। और ट्राइकोम्स कैसे होंगे? वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स इन शूट सिस्टम। रूट में कौन होगा? रूट हेयर्स। शूट में कौन होगा? ट्राइकोम्स, जो कि यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। ब्रांच्ड भी होते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो ट्राइकोम्स कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होते हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और सॉफ्ट हो या स्टिफ, दोनों तरह के हो सकते हैं। सॉफ्ट भी हो सकता है और स्टिफ भी हो सकता है। काम क्या है इनका? दे में इवन भी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, मतलब कुछ सेक्रेशंस सेक्रेट करेंगे। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर लॉस से बचाने के लिए। वाटर लॉस कैसे बचाएंगे? जैसे कोई सरफेस है, सरफेस पे डायरेक्ट वाटर का लॉस इजीली हो जाएगा। अगर हम उस सरफेस पे कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर लगा दें बहुत सारी, तो ये डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आने से बचेगी, और उतना ट्रांसपिरेशन या फिर हम कहें उतना वाटर का लॉस ट्रांसपिरेशन के द्वारा नहीं हो पाएगा, जितनी एक प्लेन सरफेस से हो पा रहा था। मतलब प्लेन सरफेस पे अगर हम ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर लगा देते हैं, तो ट्रांसपिरेशन का रेट घट जाएगा, क्योंकि एयर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती है। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू। अब ग्राउंड टिश्यू क्या है? तो ग्राउंड टिश्यू में ऑल टिश्यू एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। मतलब अगर मैं कहूँ, ये मैंने एपिडर्मिस बनाई, ये मैंने वेस्कुलर बंडल बनाए, अब ये एपिडर्मिस बनाना और वेस्कुलर बंडल बनाने के बाद जो स्पेस बचा, ये वाला, ये सारा स्पेस, ये सब ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। ये सारा ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा, एपिडर्मिस और ये वेस्कुलर बंडल बनाने के बाद जो भी कुछ बचा सब ग्राउंड टिश्यू है। बना हुआ किसका होता है? तो सिंपल पेरेन्काइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल्स और स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। तो ग्राउंड टिश्यू किस किस का बना होता है? तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा का ही बना होगा। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमा प्रेजेंट होगी, पेरिसाइकल में और पिथ में और मेडुलरी रेज में। तो पेरेन्काइमा कहाँ कहाँ है? पेरेन्काइमा कॉर्टेक्स में होगी, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज। प्राइमरी स्टेम जो होता है और रूट जो होती है, और लीव्स में, प्राइमरी स्टेम, रूट और लीव्स में भी ये देखने को मिल जाएगी। द टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, मीजोफिल सेल। अब जो ग्रीन कलर के पार्ट देखने को मिलता है, वहां पे मीजोफिल सेल होती है। मीजोफिल सेल भी एक्चुअल में पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होती है। मीजोफिल सेल भी पेरेन्काइमेटस सेल्स ही होती है, और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें वेस्कुलर टिश्यू आता है। अब वेस्कुलर टिश्यू में क्या है?
पहले इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है? इस डायग्राम में सबसे बाहर की तरफ ये हमें फ्लोएम दिखाई दे रहे, ये जाइलम दिखाई दे रहे, और ये जो स्ट्रक्चर है ये रूट की है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। अब ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये डिफरेंट रेडियाई पे लोकेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे लोकेटेड होते हैं। तो ये किस में मिलेगा? रूट में। इसको रेडियल अरेंजमेंट भी बोल देते हैं। जब फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया और ये जाइलम हो गया, तो जब फ्लोएम और जाइलम साथ में हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप। और अगर इन दोनों के बीच में कैम्बियम भी आ जाए तो कैम्बियम क्या कराएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम क्या कराएगा? दोनों डायरेक्शन में सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। तो कैम्बियम क्या कराएगा? सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। तो जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो ओपन टाइप का होगा, और जिसमें नहीं होगी वो क्लोज्ड टाइप का होगा। तो ये ऊपर वाला जो बी नंबर पे है इसका नाम क्या हो गया? क्लोज्ड है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। और कॉन्जॉइंट है क्योंकि जाइलम फ्लोएम साथ में है। और ये क्या हो गया? ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का क्यों है? क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और कॉन्जॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें भी जाइलम फ्लोएम साथ में है। तो ये जो क्लोज्ड कॉन्जॉइंट है ये मोनोकोट में मिलेगा, और ओपन कॉन्जॉइंट डाइकोट में। अब इसमें क्या लिखा है? वेस्कुलर कैम्बियम कंसिस्ट ऑफ फ्लोएम और जाइलम। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। जाइलम फ्लोएम साथ में मिलके वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं साथ में है तो ये वेस्कुलर बंडल कहलाएंगे। डाइकोट में कैम्बियम प्रेजेंट होगा साथ में फ्लोएम जाइलम के बीच में। तो फ्लोएम जाइलम के बीच में जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा तो सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess द एबिलिटी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। क्योंकि ये कैम्बियम है तो इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो इसको हम ओपन वेस्कुलर बंडल कहते हैं। मोनोकोट में ऐसा नहीं होगा, नो कैम्बियम नो सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए ये क्लोज्ड टाइप का कहलाएगा। जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वेस्कुलर बंडल में अरेंज होते हैं अल्टरनेट मैनर में। अगर अल्टरनेट मैनर में है जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, तो ये कहलाता है रेडियल अरेंजमेंट। अब कॉन्जॉइंट टाइप क्या होता है? जब वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं वो जॉइंटेड हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। तो ये रेडियल, ये क्लोज्ड कॉन्जॉइंट, ये ओपन कॉन्जॉइंट हमें याद रखना है। Xylem phloem are jointly situated along the same radius vascular bundles। ये सेम रेडियस पे ही प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेम रेडियस पे होंगे हम आगे देखेंगे। Such vascular bundle are common in stem and leaf। Conjoint vascular bundle are usually have phloem located only on outer side। जो phloem होता है बाहर की तरफ होगा, xylem जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। अब डाइकोट और मोनोकोट प्लांट की एनाटॉमी में देखें तो सबसे पहले डाइकोट रूट की एनाटॉमी देख लेते हैं। डाइकोट रूट की एनाटॉमी में क्या क्या होगा? सबसे बाहर की लेयर एपिब्लेमा, यही एपिडर्मिस भी होती है, इसी को एपिडर्मिस बोलते हैं। अब एपिडर्मिस है, मैनी ऑफ सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूब्ड। प्रोट्रूब्ड का मतलब होता है एक आउट ग्रोथ को प्रोट्रूप्शन बोलते थे। प्रोट्रूब्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। तो रूट हेयर कैसा होता था? यूनिसेलुलर था। किससे बना था? एपिडर्मल सेल से बना था। The cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells। उसके पास thin-walled parenchyma cells होंगी, जैसे यहाँ पे दिख पा रहा है। ये है एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो दिख रही है इसकी कुछ सेल आउटग्रोथ बना रही है जिसको प्रोट्रूप्शन बोला गया है। और यही क्या है? ये रूट हेयर्स है। तो ये रूट हेयर्स यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट क्या है? विद इंटर, अब क्या है आगे कि कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है। कॉर्टेक्स में
थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स दिख रही हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये सब क्लियरली इसमें दिखाई दे रहा है। इनरमोस्ट लेयर देखें कॉर्टेक्स की तो एंडोडर्मिस होती है। ये जो बैरल शेप की दिख रही है पिंक कलर वाली, ये कॉर्टेक्स है, सॉरी ये एंडोडर्मिस है जो कि कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है। अभी सिंगल लेयर है, बैरल शेप्ड, इसमें सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होता नहीं। बैरल शेप्ड सेल, बैरल का मतलब क्या होता है, जैसे ड्रम होता है ना, तो ड्रम जो होता है वो बैरल शेप होता है। तो ये एक सेल हो गई, ऐसी दूसरी सेल इधर लगी हुई है, तीसरी सेल इधर लगी हुई है, कुछ इस प्रकार से ये अरेंज होती है, कुछ इस प्रकार से ये अरेंज हो जाती है सर्कुलर पैटर्न में। तो ये जो बन रही है टेंजेंशियल वॉल्स, ये अटैच्ड है, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin। क्या डिपॉजिट होता है इसमें, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे एक लेयर बनेगी वैक्सी मटेरियल की, जो कि इम्परमेबल होता है वाटर के लिए भी। क्या नाम है उसका, सुबेरिन नाम है, हमें याद रखना है। अब वो सुबेरिन की जो लेयर बनेगी उसको बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप। तो कैस्पेरिन स्ट्रिप कहाँ होती है, तो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है। Next to the endodermis lie the few layer of thin-walled parenchymatous cells named as the pericycle। ये एंडोडर्मिस थी, एंडोडर्मिस से थोड़ा सा अंदर चलेंगे तो हमें यहाँ पे पेरिसाइकिल देखने को मिल जाएगी। Initiation of root, initiation of lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells। पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती हैं वही सेकेंडरी रूट बनाने में हेल्प करती हैं। जो सेकेंडरी रूट बनती है वो पेरिसाइकिल से बनती है। द पिथ इज स्मॉल, पिथ कैसा होगा, छोटा होगा। और इनकंस्पीशियस, इनकंस्पीशियस मतलब एकदम क्लियर कट पिथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पेरिसाइकिल देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये लेयर जो बन जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पेरिसाइकिल प्रेजेंट होगी, पिथ इसका स्मॉल होगा, इनकंस्पीशियस होगा। पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम नोन एज द कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये पूरा ये जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में ये वाला जो टिश्यू दिखेगा ये कंजक्टिव टिश्यू कहलाता है। रेफर टू एज द पेरिसाइकिल, ठीक है। अब कंजक्टिव टिश्यू कहाँ था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में था। देयर आर यूजुअली 2 और 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस। इसमें 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे 1 2 3 4, ये 4 पैचेस देखने को मिल रहे हैं। 1 2 3 4, 4 पैचेस किसके हैं, जाइलम के हैं। तो 2 से लेकर 4 पैचेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कैम्बियम रिंग बाद में डेवलप होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल सच एज पेरिसाइकल वेस्कुलर बंडल अब स्टील कहलाएगा। मतलब ये पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और पिथ ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, स्टील कहलाते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो यहाँ कंजक्टिव टिश्यू है, ये कंजक्टिव टिश्यू कैम्बियम बनाता है और फिर साथ में ये पेरिसाइकिल के द्वारा यहाँ से बनता है। तो इस तरह से रूट में एक वेवी रिंग बनती है जो कि बाद में सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। पढ़ेंगे आगे। स्टील क्या था, पेरिसाइकिल से अंदर का जो भी कुछ था सब स्टीलर सिस्टम कहलाता है। ऑल टिश्यू इनसाइड एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल भी, वेस्कुलर बंडल भी, पेरिसाइकिल से लेके बिल्कुल अंदर तक का सब। अब मोनोकोटिलिडन्स क्या होता है, मोनोकोटिलिडन्स रूट में एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलिडन रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट मैनी रेस्पेक्ट। अब क्या क्या होगा इसमें, सभी चीजें सेम होती हैं कुछ को छोड़कर। जैसे
इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ये सब चीजें कॉमन हो गए। अब कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस मिलेगा कि इसमें जाइलम बंडल का नंबर चेंज होता है। डाइकोट रूट विच है फ्यूअर जाइलम बंडल 2 से 4 मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे, 6 या 6 से ज्यादा मिलेंगे, तो इसको पॉलीआर्च कंडीशन भी बोल देता है। मोनोकोटिलिडनस रूट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है। अगर स्टेम की बात करें तो ट्रांसवर्स सेक्शन जो होगा टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम का एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी, कवर्ड विद थिन क्यूटिकल लेयर। इसके पास स्टेम है तो इसके पास क्यूटिकल लेयर देखने को मिल जाएगी। ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे और कुछ स्टोमेटा होंगे। ट्राइकोम्स क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाले वाटर लॉस से बचाते हैं। अब जो सेल्स हैं वो मल्टीपल लेयर में अरेंज होगी बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पेरिसाइकल है और ये एपिडर्मिस है। इसके बीच में ये जो लेयर्स हैं कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा और एंडोडर्मिस, ये जो दिख रही है यहाँ तक, ये अरेंजमेंट कॉर्टेक्स का देखने को मिलता है। कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। सबसे बाहर इसमें आउटर जोन को जो मिलेगा हाइपोडर्मिस का मिलेगा। हाइपोडर्मिस में क्या क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ द कोलेनकाइमेटा सेल्स। कोलेनकाइमा की एक फीचर याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में मिलेगा। डाइकोट में भी सिर्फ स्टेम में मिलेगा और स्टेम में भी बस हाइपोडर्मिस में देखने को मिलता है। तो हाइपोडर्मिस में मिलेगा कोलेनकाइमेटा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी किसको प्रोवाइड करेगा, यंग स्टेम को। जो नया नया अभी स्टेम बना है उसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है तो उसमें ये स्टेम में प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कॉर्टिकल लेयर जो होती हैं, मतलब कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस से नीचे, वो पेरेन्काइमेटा सेल से बनी होती है। कंस्पीशियस इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल जाएगा, एकदम क्लियर कट ही इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो कंस्पीशियस इंटरसेलुलर स्पेस होगा। इनरमोस्ट लेयर जो है कॉर्टेक्स की उसको हम एंडोडर्मिस बोल देते हैं। अब जो एंडोडर्मिस है उसके पास स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसको हम स्टार्च शीथ भी बोल देते हैं। जो एंडोडर्मिस है उसके पास स्टार्च ग्रेन ज्यादा होंगे, इसलिए हम इसको स्टार्च शीथ बोल देंगे। साथ में पेरिसाइकल जो है, यहाँ पेरिसाइकल देखने को मिल रही है। पेरिसाइकल ल्यूनार शेप की देखने को मिलती है इसमें। पेरिसाइकल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड। पेरिसाइकल अंदर की तरफ होगी एंडोडर्मिस से और फ्लोएम के ऊपर होगी। एंडोडर्मिस से अंदर, फ्लोएम के ऊपर। जैसे यहाँ पे ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे एंडोडर्मिस है और ये जो लेयर है ये पेरिसाइकल हो जाएगी। तो कहाँ होगी पेरिसाइकल, अबव द फ्लोएम और इनर साइड टू एंडोडर्मिस। सेमिल्यूनार पैचेस में, हाफ मून बोलते हैं सेमिल्यूनार को, तो सेमिल्यूनार पैचेस में स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। अब इसमें रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगी विच कंस्टिट्यूट द मेडुलरी रेज, और वो क्या बनाएंगे, मेडुलरी रेज बना देती हैं। अब कहाँ है मेडुलरी रेज, इसमें देखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है एक्चुअल में ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें ये हमें वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं ये सब। अब इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो स्पेस खाली है, ये वाला जो स्पेस है, इसको मेडुलरी रेज बोल देते हैं। इसको हम मेडुलरी रेज या फिर हम इसको पिथ रे भी बोल देते हैं। तो ये मेडुलरी रेज कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। इन वेस्कुलर बंडल्स देयर आर फ्यू लेयर्स, ठीक है, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स which constitute the medullary rays। अब ये लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल से एक रिंग मैनर में अरेंज होते हैं। अब क्योंकि ये रिंग मैनर में अरेंज होते हैं तो ये डाइकोट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये सारे एक रिंग बना रहे हैं, इस तरह से अरेंज्ड है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। तो ये रिंग मैनर में जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है ये डाइकोट स्टेम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये मोनोकोट में क्या होगा, मोनोकोट में ऐसा नहीं होता। मोनोकोट में क्या होगा हम आगे पढ़ते हैं, पहले फिर देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स, बहुत सारी इसमें पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिल जाएंगी। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें होगा विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम। पिथ इसमें इसको हम पिथ बोलेंगे। तो यहाँ पे ये
जो रीजन दिखाई दे रहा है ये पूरा रीजन ये पिथ होता है, एकदम क्लियर कट दिखाई देता है। मोनोकोट स्टेम जो होता है, द मोनोकोट स्टेम हैज द स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। मोनोकोट के पास कोलेनकाइमा नहीं होता, इसीलिए इसको भी सपोर्ट चाहिए, तो इसको मिलेगी स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस से। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, बहुत सारा स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होगा। ईच सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ, सभी के पास स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ होगी। लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू देखने को मिल जाएगा। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं क्लोज्ड कॉन्जॉइंट टाइप के होंगे। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। वाटर कंटेनिंग कैविटी होगी जिसको हम लाइजोजेनिक कैविटी बोलते हैं। अब इसको स्टेम में देखते हैं, स्टेम में क्या है। सबसे बाहरी एपिडर्मिस दिखाई दे रही है हमें। एपिडर्मिस के अंदर हमें हाइपोडर्मिस दिख रही है। अब इसमें ये जो वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, इस वेस्कुलर बंडल को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो एक्चुअल में ये है क्या। कुछ इस प्रकार से होगा। ये दोनों मेटाजाइलम है, ये जो होगा ये प्रोटोजाइलम हो जाएगा। मतलब ये अल्टीमेटली जाइलम ही होता है। एक इसमें से मेटाजाइलम होगा और ये प्रोटोजाइलम हो जाएंगे। और ये जो होती है एक कैविटी होती है लाइजोजेनिक कैविटी। तो ये लाइजोजेनिक कैविटी भी हमें याद रखनी है। तो मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, लाइजोजेनिक कैविटी, और ये जो बच्चा सारा ये फिलोएम होगा। ये जाइलम हो गए, ये फ्लोएम हो गया, ये लाइजोजेनिक कैविटी हो गई। तो ये हमें याद रखना है। और ये जो है ये पूरा वेस्कुलर बंडल कहलाएगा। और ये कहाँ है, ये कोई सा भी हम ले सकता है। और ये जो बचा हुआ पूरा स्पेस जो है ग्रीन वाला, ये सब ग्राउंड टिश्यू है। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सेंटर की तरफ है वो बड़े बड़े हैं वेस्कुलर बंडल, और जो पेरिफेरी की तरफ है वो छोटे वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो हमें याद रखना है कि सेंट्रली लोकेटेड लार्ज होते हैं और पेरिफेरी साइड में स्मॉल होते हैं, नैरो होते हैं। इस डायग्राम को अगर देखें तो इस डायग्राम में हमें एपिडर्मिस दिख रही है, फिर हाइपोडर्मिस दिख रही है, फिर वेस्कुलर बंडल यहाँ पे अरेंज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या था, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम हो गए दोनों। और ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये सारा फिलोएम हो जाएगा, और ये पूरा ग्राउंड टिश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमें कौन मिलेगा। अब हमें मिलेगा डोर्सी वेंट्रल लीफ या और आइसोबायलेटरल लीफ। जो डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है वो डाइकोटा मिलती है, जबकि आइसोबायलेटरल लीफ जो है वो मीजोफिल उसमें मोनोकोटा मिलती है। अब इसमें हम देखते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डोर्सी वेंट्रल लीफ थ्रू द लेमाइना शोज थ्री मेन पार्ट। कौन कौन से होंगे, एपिडर्मिस होगा, मीजोफिल सेल होगी और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होगा। कहाँ है वो सब, तो नेक्स्ट डायग्राम में है ये। यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स दिखाई दे रही है। ये क्यूटिकल हो गई सबसे बाहर, फिर एपिडर्मल लेयर हो गई, एपिडर्मल बाहर क्यूटिकल लेयर, मेसोफिल सेल, ये वेस्कुलर बंडल। अब इसमें क्या क्या है आगे पढ़ते हैं। एपिडर्मिस विच कवर्स द बोथ अपर सरफेस, अपर सरफेस को हम एडेक्सियल बोलते हैं। तो हमें याद कैसे रखना है, एडेक्सियल डोर्सल सरफेस, एबेक्सियल वेंट्रल सरफेस। एबेक्सियल तो वेंट्रल सरफेस याद रखना है, एडेक्सियल से हमें डोर्सल सरफेस याद रखना है। तो लीफ की डोर्सल सरफेस जो होगी और लीफ की वेंट्रल सरफेस जो होगी, तो ये एडेक्सियल और एबेक्सियल कहलाती है। कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, एकदम क्लियर कट क्यूटिकल दिखाई दे जाएगा। द एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स द मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल। एबेक्सियल मतलब कि वेंट्रल साइड जो होती है लीफ की, वहां पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डोर्सल साइड। रीजन क्या है, क्योंकि स्टोमेटा वो जो अपर साइड है मतलब डोर्सल साइड है, वहां पे सनलाइट डायरेक्टली आती है, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए सारे स्टोमेटा को, लगभग सभी स्टोमेटा को वेंट्रल साइड पे शिफ्ट कर दिया। बियर्स द मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल साइड।
एडैक्सियल एपिडर्मिस लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, और बाद में हो सकता है उसके पास स्टोमेटा हो भी ना एडैक्सियल साइड के पास। द टिश्यू बिटवीन द अपर The tissue between the upper and lower epidermis is called the mesophyll। जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है वो सारा मेसोफिल कहलाता है। मेसोफिल जो है उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, जो कि दो तरह की सेल से मिलकर बना होता है, एक पैलिसेड पेरेन्काइमा, एक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो मेसोफिल भी दो तरह का होता है। मेसोफिल एक्चुअल में पेरेन्काइमा है, उसमें पैलिसेड पेरेन्काइमा एलोंगेटेड वाली और राउंडेड और ओवल वाली स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहलाती है। Axially placed पैलिसेड पेरेन्काइम मेड अप ऑफ elongated cells, उसके पास elongated cells देखने को मिल जाएंगी, which are arranged vertically and parallel to the each other। vertically arrange होंगी और एक दूसरे से parallel होंगी। The oval or rounded loosely arranged spongy parenchyma situated below the pellucid cells and extend to the lower epidermis। इसमें अगर हम देखते हैं सिंपल सा तो ये हमें क्यूटिकल दिखाई दे रही है। इसके बाद ये जो लेयर पिंक वाली दिख रही है ये हमें ये एपिडर्मिस दिख रही है, और ये जो सरफेस है ये एडैक्सियल साइड है। सेम यहाँ पे ये जो है ये एपिडर्मिस है, ये क्यूटिकल दिखाई दे रही है। ये जो पेरेन्काइमेटस सेल्स है ये सेल्स मेसोफिल है। ये एलोंगेटेड वाली सेल्स पैलिसेड सेल है। अभी पैलिसेड सेल एलोंगेटेड क्यों है? पैलिसेड सेल्स को एलोंगेटेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में सनलाइट के डायरेक्टली कांटेक्ट में ज़्यादा आ सकें। ज़्यादा एलोंगेटेड सेल्स ज़्यादा आ जाएंगी इस कम स्पेस में, और नंबर ऑफ सेल जो कि डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगी वो ज़्यादा होंगी सनलाइट के। नीचे कौन है? फिर नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल दिख रहे हैं जो कि राउंडेड हैं। अब इसमें एयर कैविटी देखने को मिल रही है। अब ये एयर कैविटी क्या करेगी? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। गैसेस एक्सचेंज एयर कैविटी के होने से इजीली या अच्छे से हो पाता है। यहाँ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल देखने को मिल रही है, सब स्टोमेटल कैविटी यहाँ देखने को मिल रही है, और ये जो है ये एबैक्सियल एपिडर्मिस है। एबैक्सियल मतलब वेंट्रल साइड की, और ये स्टोमेटा के पास जो कैविटी होगी उसको हम सब स्टोमेटल कैविटी बोलते हैं। ये फिलोएम हो गया ब्लू वाला, ये जाइलम बंडल होगा और ये पूरे को वेस्कुलर बंडल बोलेंगे, और ये जो है बंडल शीथ कहलाएगी, और इसकी जो सेल्स हैं बंडल शीथ सेल्स कहलाएंगी। तो इसमें क्या रहेगा? देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एयर कैविटी प्रेजेंट है बिटवीन दी सेल्स। अब वेस्कुलर सिस्टम का है। वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स द वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर सिस्टम के पास वेस्कुलर बंडल होगा विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब। The size of the vascular bundle are dependent on the size of veins। vascular bundle का size veins के size पे depend करता है। The veins vary in thickness, जो कि thickness है उसमें change होती रहेगी। Reticulate venation dicot में मिलता है और मोनोकोट में पैरेलल वेनेशन मिलता है, वो हमें पता ही है। अब रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी थिकनेस चेंज होती रहेगी, क्योंकि कहीं पे वेन मिडरिब वेनलेट्स, तो इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। वेस्कुलर बंडल जो होता है, वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय ए बंडल शीथ सेल्स, सराउंडेड बाय थिक वॉल ऑफ बंडल शीथ सेल। तो थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल वहां पे देखने को मिल जाएंगी। पोजीशन ऑफ जाइलम इन वेस्कुलर बंडल, कहाँ है यहाँ पे जाइलम की वेस्कुलर बंडल? ये जो है ये जाइलम है, और ये फिलोएम है पूरा, और ये थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबायलेटरल लीफ की। आइसोबायलेटरल लीफ मोनोकोट में मिलती है जो दोनों तरफ से बराबर हो। डॉर्सी वेंट्रल मतलब कि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस डिफरेंट होंगी। आइसोबायलेटरल मतलब दोनों सरफेस एकदम सेम होंगी। तो एनाटॉमी ऑफ आइसोबायलेटरल लीफ सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ इन मैनी वेज, मतलब दोनों साइड से बराबर रहने वाली एक जैसी। shows the characteristic different in an isobilateral leaf। अब क्या होगा? The stomata are present on both surface of epidermis। स्टोमेटा दोनों सरफेस पे होंगे, जैसा कि हमने देखा था इसमें डाइकोट वाले में कि यहाँ स्टोमेटा नहीं थे, जबकि यहाँ पे स्टोमेटा थे, वो भी ज्यादा थे।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एडेक्सियल हो या एबैक्सियल हो, दोनों सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा बराबर है। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जब बराबर है प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस एंड मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स। मेसोफिल जो है पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेंट कायमा में डिफरेंशिएट नहीं होता। ग्रासेस की बात करें, ग्रासेस मोनोकोटी होती है। इन सर्टेन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स। अब जैसे यहाँ पे स्टोमेटा को इधर से हटाया गया, क्यों? जिससे कि, और इधर लगाया जिससे कि जो वाटर लॉस होता ट्रांसपिरेशन के द्वारा उससे बच सके। यहाँ पे क्या होगा? अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टोमेटा का वो बराबर होता है, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए कुछ सेल्स होती हैं, बोलीफॉर्म सेल्स। कौन है ये? एडेक्सियल एपिडर्मिस सेल्स along the veins modify themselves into large empty colorless cells known as the बोलीफॉर्म सेल्स। अभी लार्ज भी होंगी, एम्प्टी भी होंगी और कलरलेस भी होंगी। तो बोलीफॉर्म सेल्स होती हैं, क्या करेंगी? व्हेन बोलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स एब्जॉर्ब वाटर एंड टर्जिड, जब ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे और टर्जिड हो जाएंगे, लीफ सरफेस जो है एक्सपोज होगी और ये फ्लैसिड हो जाएंगे वाटर स्ट्रेस के कारण, तो लीफ जो है कर्ल हो जाएगी, जिस वजह से मिनिमम लॉस होगा वाटर का। मतलब एपिडर्मल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे बोलीफॉर्म सेल्स जो है वो बोलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होंगी। सॉरी, इधर ये मोनोकोट में बोलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होंगे और वो बोलीफॉर्म सेल्स एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन होती है। और वो जब पानी की कमी होती है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन है, तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में वो फ्लैसिड हो जाएगी और लीफ जो है वो कर्ल हो जाएगी, और लीफ कर्ल होने के बाद पानी का लॉस घट जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया घट जाएगा। पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, तो पैरेलल वेनेशन मोनोकोट की पहचान ही होती है। लीफ इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज वेस्कुलर बंडल। जो लीफ के जो वेस्कुलर बंडल हैं वो लगभग सिमिलर साइज के होते हैं एक्सेप्ट मिड वेन्स, क्योंकि मिड वेन जो होती है, मेन वेन जो होती है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, बाकी सारी पैरेलल होती हैं और उनका साइज लगभग सेम होता है। तो ये वर्टिकल सेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। थैंक यू।